क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई जरूरी चैप्टर पढ़ रही हूँ, पन्ने पलटती गई और जब आखिरी पन्ने पर पहुंची तो लगा कि दिमाग में कुछ गया ही नहीं, सब कुछ धुंधला धुंधला सा याद है। हाँ हाँ, बिल्कुल होता है। या कोई कॉन्सेप्ट जो लगता तो है कि अरे ये तो सुना हुआ है, पर जैसे कोई उसे समझाने को कहता है तो शब्द ही नहीं मिलते। हाँ, ये एहसास कि हम जानकारी के समंदर में तैर तो रहे हैं पर पानी की एक बूंद भी नहीं पी पा रहे हैं। तो आज ना हम सीखने की इसी बहुत आम उलझन को सुलझाने वाली एक कमाल की तकनीक पर बात करेंगे। अच्छा। हमारे पास डॉक्टर सुजेंद्र प्रकाश की किताब है द सेल्फ एक्सप्लेनेशन गेटवे टू एक्टिव लर्निंग, उसका एक हिस्सा है। इस किताब में 59 सीक्रेट्स हैं, पर हम आज खास तौर पर सीक्रेट नंबर 12 की गहराई में उतरेंगे। ठीक है। और हमारा मिशन बहुत सीधा सा है, ये समझना कि किसी भी टॉपिक को किताब में पढ़ने से पहले उसे खुद को समझाने की कोशिश करना इतना असरदार क्यों होता है। सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है ना? हाँ, ये तो है, पर दिलचस्प भी है। और ये बात बहुत दिलचस्प इसलिए है क्योंकि असली समस्या ये नहीं है कि स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं वो पूरी तरह से नया है। ज्यादातर कॉन्सेप्ट्स के बारे में उन्होंने पहले कभी ना कभी सुना होता है, स्कूल में या अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। असली जड़ कहीं और है। छात्र कभी रुककर ये नहीं जांचते कि वो उस विषय के बारे में पहले से क्या जानते हैं या शायद क्या गलत जानते हैं। अच्छा। उनकी अपनी समझ में कहाँ-कहाँ गड्ढे हैं, कौन सी गलतफहमियां हैं, इसका उन्हें कोई अंदाजा ही नहीं होता। वो सीधे किताब के पहले पन्ने से शुरू हो जाते हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल सच है। हम मानकर चलते हैं कि हमारा दिमाग एक खाली स्लेट है, जबकि उस पर पहले से ही बहुत कुछ लिखा होता है, कुछ सही, कुछ आधा अधूरा और कुछ बिल्कुल गलत। बिल्कुल। और यहीं पर आता है सीक्रेट नंबर 12, जो पहली बार सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे। सीक्रेट ये है कि किसी भी कॉन्सेप्ट को खुद को समझाते समय कभी भी किताब में न देखें। सुनने में बहुत सरल है, लेकिन ये एक दिमागी कसरत है। बिल्कुल। इसकी प्रक्रिया में ही इसकी ताकत छिपी है। बस किताब खोलने से पहले रुकना है और खुद से 3 सवाल करने हैं। पहला, मेरे हिसाब से इस टॉपिक का मतलब क्या है? दूसरा, इसके बारे में मेरी अभी की समझ क्या है, चाहे वो कितनी भी कच्ची क्यों ना हो। ठीक है। और तीसरा, अगर मुझे इसे किसी और को अपने शब्दों में समझाना हो तो मैं कैसे समझाऊंगी? और सबसे जरूरी बात, इस जवाब को या तो लिखना है या फिर जोर से बोलकर रिकॉर्ड करना है। मतलब उसे अपने दिमाग से बाहर निकालना है। हाँ, एग्जैक्टली। और जैसे ही आप ये करते हैं, जादू होना शुरू हो जाता है। ये साधारण सा काम असल में 2 बहुत जरूरी चीजें करता है। पहला, ये आपके दिमाग में पहले से मौजूद ज्ञान को सतह पर ले आता है। ये सीखने के लिए एक नींव, एक बेस तैयार करता है। हाँ, एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है। हाँ, और दूसरा, जो शायद इससे भी ज्यादा कीमती है, ये आपकी समझ में मौजूद कमियों, दरारों और गलतियों को बेरहमी से उजागर कर देता है। हाँ हाँ। जब आप अपनी सोच को शब्दों में ढालने की कोशिश करते हैं तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि आप कहाँ अटक रहे हैं, कहाँ आपकी जानकारी अधूरी है या कहाँ आपकी दलील कमजोर है। ये बात दिलचस्प है कि ये हमारी गलतियों को उजागर करती है, लेकिन मुझे एक सवाल आ रहा है, क्या ये किसी को हतोत्साहित नहीं कर सकता? मतलब मान लीजिए मैंने अपनी समझ को लिखना शुरू किया और मुझे एहसास हुआ कि मुझे तो कुछ भी ठीक से नहीं पता, या जो पता है वो सब गलत है। क्या ये तकनीक तब भी उतनी ही कारगर है? आपने बहुत ही शानदार सवाल पूछा है और इसका जवाब ही इस तकनीक की खूबसूरती है। जब आप अपनी समझ को बाहर निकालते हैं तो सिर्फ 3 ही बातें हो सकती हैं। ओके। और तीनों ही सीखने के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। पहली संभावना, आपकी आधारभूत समझ मतलब बेसिक समझ काफी हद तक सही है। बहुत बढ़िया। अब आपका काम सिर्फ उस समझ को और मजबूत करना है। ठीक है, ये तो बेस्ट केस हुआ। बाकी 2 क्या है? दूसरी संभावना है कि आपकी समझ आंशिक रूप से सही है, यानी आधी अधूरी है। उसमें कुछ बातें सही हैं, लेकिन कुछ गलतियां भी हैं। अच्छा। ये भी बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि अब आपको पता है कि आपको कहां सुधार करना है। आपको पूरी इमारत नहीं बनानी, बस कुछ दीवारों की मरम्मत करनी है। और तीसरी संभावना, जैसा आपने कहा कि आपकी समझ पूरी तरह से गलत है, ये भी सीखने के लिहाज से एक जबरदस्त मौका है, क्योंकि अब आप एक साफ स्लेट से शुरुआत कर सकते हैं। आपको पता है कि पुरानी गलत जानकारी को हटाकर उसकी जगह नई और सही जानकारी डालनी है। जब तक आप अपनी समझ को बाहर नहीं निकालते, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको इन तीनों में से किस रास्ते पर चलना है। मतलब ये कि आप अंधेरे में तीर नहीं चला रही, आप
शायद ऐसी चीजें बार बार पढ़ने से बच जाती हैं जो आपको पहले से ही पता है। बिल्कुल। और अपना पूरा ध्यान उन कमियों पर लगाती हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं था कि वो मौजूद हैं। बिल्कुल, ये एक डायग्नोस्टिक टूल की तरह है। ये पहले बीमारी का पता लगाता है, फिर इलाज शुरू होता है। बिना इसके आप बस अंदाजे से दवाइयां खा रहे हैं। चलिए इसे और ठोस बनाते हैं। क्या हम कोई उदाहरण ले सकते हैं? कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो सबको लगता है कि वो जानते हैं और उस पर ये तकनीक लगाकर देखें, जैसे गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी? अरे वाह, ये तो बेहतरीन उदाहरण है। चलिए कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपको ग्रेविटी का चैप्टर पढ़ना है। किताब खोलने से पहले आप रुकते हैं और खुद से पूछते हैं, मैं ग्रेविटी के बारे में क्या जानता हूं? ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। तो ग्रेविटी वो है जो चीजों को नीचे खींचती है। जैसे सेब का पेड़ से गिरना, इसी की वजह से हम सब जमीन पर टिके हैं, हवा में उड़ नहीं जाते। ये एक तरह की शक्ति है, एक फोर्स। ठीक है। और इसका कुछ लेना देना मास यानी द्रव्यमान से है। भारी चीजें ज्यादा खींचती हैं, शायद यही है। और ग्रह भी इसी वजह से सूरज के चक्कर लगाते हैं। बस मेरी समझ यहीं तक है। बहुत खूब। देख लिए आपने अभी क्या किया। आपने अपनी समझ का एक नक्शा बना लिया। हाँ, इसमें कुछ चीजें बिल्कुल सही हैं। ये एक फोर्स है, इसका ताल्लुक मास से है और ये ग्रहों की गति को भी कंट्रोल करती है। लेकिन अब देखिए कि आपकी समझ में गड्ढे कहाँ हैं। कहाँ? आपने कहा एक तरह की शक्ति। ये शक्ति काम कैसे करती है? आपने कहा मास से लेना देना है। ये रिश्ता क्या है? क्या ये सिर्फ भारी चीजों पर काम करती है या हर चीज पर? न्यूटन और आइंस्टाइन की थ्योरी में क्या फर्क है? देखिए, अचानक आपके पास सवालों की एक लिस्ट आ गई। अरे हाँ, अब जब मैं किताब खोलूंगी तो मैं सिर्फ पन्ने नहीं पलटूंगी, मैं इन सवालों के जवाब ढूंढ रही होंगी। सही बात है। मेरा दिमाग अब एक शिकारी की तरह हो गया है जो खास जानकारी की तलाश में है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, शिकारी। अब पढ़ने का पूरा तरीका ही बदल जाता है। अब आप एक निष्क्रिय पाठक नहीं है। अब आप तुलनात्मक रूप से पढ़ रहे हैं। आपकी वो कच्ची समझ जो आपने अभी बताई, वो एक बेंचमार्क बन गई है, एक कसौटी। अब जब आप किताब पढ़ रहे हैं तो आपका दिमाग लगातार तुलना कर रहा है। मतलब ये रटने की प्रक्रिया से हटकर एक तरह की जासूसी बन जाती है, जहां आप अपनी ही पुरानी समझ के खिलाफ सबूत ढूंढ रही हैं। हाँ, बिल्कुल। दिमाग अब कौन से सवाल पूछ रहा होता है? दिमाग अब 4 मुख्य सवाल पूछता है। पहला, मैं कहाँ सही थी? मेरी कौन सी बातें किताब की जानकारी से मेल खाती हैं? इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। अच्छा। दूसरा, मैं कहाँ गलत थी? मेरी कौन सी धारणा गलत साबित हुई? ये सबसे जरूरी हिस्सा है, क्योंकि यहीं पर असली सीखना होता है। तीसरा, मुझसे क्या छूट गया? ऐसी कौन सी अहम जानकारी थी जो मेरी समझ में शामिल ही नहीं थी, जैसे ग्रेविटी वेव्स के बारे में। राइट। और चौथा और सबसे जरूरी सवाल, मुझे अपनी समझ में क्या बदलने की जरूरत है? मैं अपनी पुरानी परिभाषा को अब बेहतर कैसे बना सकती हूँ? ये तो सीखने के तरीके को पूरी तरह से बदल देता है। आप जानकारी को सिर्फ ग्रहण नहीं कर रही, बल्कि आप उसके साथ बहस कर रही हैं, उसे चुनौती दे रही हैं और अपनी पुरानी सोच को अपडेट कर रही हैं। बिल्कुल। ये दिमाग के लिए एक वर्कआउट जैसा है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये प्रक्रिया सीखने को सक्रिय, सटीक और कमाल की हद तक कुशल बनाती है। आप अपना समय और ऊर्जा ठीक वही लगाते हैं जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन यहाँ एक और सवाल है जो शायद कई सुनने वालों के मन में आएगा, मुझे भी आ रहा है। पूछिए। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा? खासकर जब परीक्षा नजदीक हो, सिलेबस बहुत ज्यादा हो, तब क्या किसी के पास इतना समय होता है कि वो हर टॉपिक से पहले ये आत्ममंथन करे? ये एक बहुत ही वाजिब चिंता है और इसका जवाब थोड़ा अटपटा लग सकता है। ये तरीका असल में आपका समय बचाता है, बर्बाद नहीं करता। वो कैसे? इसे ऐसे समझिए, सेना में एक कहावत है, स्लो इज स्मूथ एंड स्मूथ इज फास्ट। यानी जो काम आराम से और सही तरीके से किया जाता है, वही अंत में सबसे तेज साबित होता है। आप किसी टॉपिक पर 5 मिनट पहले खर्च करके बाद के 50 मिनट बचाते हैं, जो आप शायद उस टॉपिक को बार बार रटने या उसकी उलझन को सुलझाने में लगाते। मतलब शुरू में किया गया छोटा सा निवेश बाद में बड़ा फायदा देता है। बिल्कुल। निष्क्रिय रूप से 1 घंटे तक पढ़ना उस 10 मिनट के बराबर भी नहीं है जिसमें आपने पूरी तरह ध्यान लगाकर तुलनात्मक पढ़ाई की हो। ये तकनीक आपको एक ही बार में टॉपिक की गहराई तक ले जाती है। आपको बार बार सत्र पर आकर गोते लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं सोच रही थी कि ये तकनीक खास तौर पर पेशेवर कोर्स के छात्रों के लिए कितनी जरूरी होगी,
जैसे मेडिसिन और इंजीनियरिंग। हाँ, स्रोत में भी इसका जिक्र है। इन कोर्सेज में पहले साल में ऐसे कई कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो छात्रों ने स्कूल में पढ़े होते हैं, बस यहाँ वो ज्यादा गहरे और मुश्किल रूप में होते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। एक मेडिकल स्टूडेंट को देखिए, पहले साल में उसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री पढ़नी होती है। इसमें ऐसे कई विषय हैं जैसे सेल बायोलॉजी या ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो उसने 12वीं में पढ़े हैं। सही बात है। अगर वो इस तकनीक का इस्तेमाल नहीं करता तो उसे लगता है कि सब कुछ नया है, जानकारी का एक पहाड़ उसके सामने होता है और वो उस बोझ तले दब जाता है। उसे लगता है कि उसे शून्य से शुरुआत करनी है, जो कि सच नहीं है। और अगर वो इस तकनीक का इस्तेमाल करे तो वो पहली नजर में ही जानकारी को 3 हिस्सों में बांट सकता है। पहला, इसमें सच में नया क्या है, शायद कोई खास एंजाइम या मॉलिक्यूलर पाथवे जो उसने पहले कभी नहीं पढ़ा। दूसरा, क्या पुराना है लेकिन मैं भूल गया हूं, शायद उसे क्रेप साइकिल के स्टेप्स याद करने की जरूरत है। और तीसरा और सबसे खतरनाक, क्या जाना पहचाना है लेकिन मैंने गलत समझा हुआ है। अच्छा, शायद उसे ब्लड प्रेशर रेगुलेशन के बारे में गलतफहमी हो जिसे ठीक करने की जरूरत है। इस तरह छांटने से जानकारी का वो पहाड़ अचानक छोटे छोटे मैनेजेबल टीलों में बदल जाता है। इससे जो मिलता है वो सिर्फ अच्छे नंबरों से कहीं ज्यादा होगा। इससे स्पष्टता मिलती है, आत्मविश्वास आता है कि मैं सब कुछ भूल नहीं गई हूँ। बिल्कुल। और सबसे बढ़कर एक दिशा मिलती है कि मुझे अपनी मेहनत कहाँ लगानी है। बिल्कुल। आप अपने ज्ञान का निर्माण सोच समझकर एक आर्किटेक्ट की तरह करते हैं, न कि संयोग से। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत के सार को एक लाइन में समेटें तो वो ये होगा कि किताब आपको कोई कॉन्सेप्ट समझाए, उससे पहले आपको वो कॉन्सेप्ट खुद को समझाना होगा। परफेक्ट। ये एक छोटा सा बदलाव है जो हमारे सीखने के तरीके में क्रांति ला सकता है। हमने देखा कि सीक्रेट 12 के फायदे जबरदस्त हैं। ये हमें निष्क्रिय पढ़ने के जाल से बचाता है। ये हमें एक लेजर फोकस देता है कि असल में सीखना क्या है। ये हमारा कीमती समय बचाता है और सबसे बड़ी बात, ये हमें अपने सीखने की प्रक्रिया का ड्राइवर बनाता है, ना कि सिर्फ एक सवारी। और जानते हैं, ये विचार सिर्फ अकादमिक किताबों या परीक्षा की तैयारी तक ही सीमित नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। मतलब ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी काम आ सकता है। क्यों नहीं। मैं आज की चर्चा को समाप्त करने के लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। जरूर। ये तकनीक अकादमिक शिक्षा के लिए तो शक्तिशाली है ही, लेकिन क्या हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं? किसी जटिल राजनीतिक मुद्दे पर कोई अखबार का लेख पढ़ने से पहले, किसी दोस्त या सहकर्मी की राय सुनने से पहले, या किसी ऐसी बहस में शामिल होने से पहले जिसके बारे में हमें लगता है कि हम पहले से जानते हैं। क्या होगा अगर हम पहले एक पल के लिए रुककर खुद से पूछें, इस विषय पर मेरी अपनी समझ क्या है, मेरे पहले से बने हुए विचार क्या हैं? वाह, ये तो बहुत गहरा सवाल है। क्या ये छोटी सी आदत हमें हमारी अपनी धारणाओं, हमारे पूर्वाग्रहों और हमारी सोच की सीमाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकती है? क्या ये हमें एक बेहतर और ज्यादा जागरूक विचारक बना सकती है, जो सिर्फ सुनता नहीं बल्कि समझता भी है?